Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the respiratory protective reflex, जिसमें हमने कफ, स्नीजिंग, साथ ही साथ डीग्लूटीशन या फिर आप कह सकते हो स्वेलिंग रिफ्लेक्स को कवर किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पल्मनरी सर्कुलेशन की। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बॉडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पहला जो वर्ड है दैट इज़ पल्मनरी, और पल्मनरी जो वर्ड है दैट इज़ टोटली रिलेटेड विथ लंग्स। और जो सेकेंड वर्ड है दैट इज़ सर्कुलेशन, तो वो भी हम बार बार पढ़ चुके हैं। सर्कुलेशन मतलब ब्लड का फ्लो, तो ऐसा ब्लड का फ्लो जो लंग्स के थ्रू हो उसे हम बोल देंगे पल्मनरी सर्कुलेशन। इसके बाद वैसे इसे थोड़ा सा अपन कार्डियोवैस्कुलर वाले सिस्टम में भी देखा था कि इसे हम एक और नाम देते हैं दैट इज़ लेज़र सर्कुलेशन। लेज़र क्यों? एक होता है ग्रेटर सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन। ग्रेटर सर्कुलेशन हम किसे बोलते हैं? ऐसा सर्कुलेशन जो हमारे हार्ट, ये मान लो हार्ट सिर्फ समझने के लिए ऐसा होता नहीं है, और जैसा आप लोग समझते हो वैसा भी नहीं होता, सबके दिमाग में जो चल रहा होगा, हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ और ही है। तो एक क्या होता है कि यहाँ से हम देखें लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आयोटा, जो कि पूरे इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है। क्योंकि मैं बोल रहा तो टंग को भी एनर्जी चाहिए, यहाँ हैंड के मूवमेंट हो रहे हैं इन्हें भी एनर्जी चाहिए, वो इसी ब्लड से मिलती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसे देखो, हार्ट से लेके हाथ तक, यहाँ तक ब्लड देना, दैट इज़ द रीज़न ग्रेटर। और दूसरा यही अगर हम इसको बात करें ना, तो ये किस किस के बीच का सर्कुलेशन है? हार्ट के बीच के और लंग्स का, तो दोनों पास ही पास हैं, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं लेज़र सर्कुलेशन। अब और अगर हम आगे अगर यहाँ पर बात करेंगे, सो रेफर्स टू सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। और हार्ट और लंग्स में दोनों चीज़ें होंगी। हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है हमारे पहले लंग्स में, फिर लंग्स करता है इसे ऑक्सीजनेटेड प्यूरिफिकेशन, और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आता है हमारे हार्ट में। कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन्स। ये होती हैं 4 इन नंबर, 2 राइट लंग से निकलती हैं, 2 लेफ्ट से। सबको एक एक से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्मनरी आर्टरी की। अब पल्मनरी आर्टरी कहाँ से अराइज होती है? ये सब वैसे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम की ना इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो अगर इनमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हार्ट है, इसके चैम्बर क्या है, कहाँ से कौन सी आर्टरी निकलती है, आयोटा, तो आप लोग पहले वो वीडियो देखें, ठीक है। पल्मनरी आर्टरी की बात करते हैं। पल्मनरी आर्टरी कहाँ से अराइज होती है? हमारी राइट वेंट्रिकल से। फिर समझने के लिए डायग्राम है, और ये आगे जाते जाते 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक राइट में, लंग्स 2 है ना, एक राइट एक लेफ्ट है, तो सिर्फ मैंने समझने के लिए बना दिया है अभी। एक होती है राइट, तो जो राइट लंग में जाती है, एक होती है लेफ्ट, जो कि कहाँ पर जाएगी? लेफ्ट लंग्स में। और इनका काम होता है यही, जो हमारा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा राइट वेंट्रिकल में, इनको कैरी करना कहाँ तक? लंग्स तक। और लंग्स में तो यही इसका फंक्शन है। सबसे पहले इसको लिख लो कि इट अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट। और ये क्या कैरी करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स में, क्योंकि लंग्स में होता है इनका प्यूरिफिकेशन, गैस एक्सचेंज, मतलब हम जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे भी यहाँ से वापस से आना है हमारे हार्ट में, तभी तो वो पंप करेगा पूरा बॉडी में। तो ये किसके थ्रू होता है? पल्मनरी वेन्स के थ्रू। 2 राइट लंग से निकलती हैं, 2 लेफ्ट से, टोटल 4 रहती हैं। अब ये क्या करेंगी? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया ना, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन वाला, उसको कैरी करके लाती हैं लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर वही हम देखें यहाँ से आयोटा और पूरी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो सके सभी बॉडी पार्ट्स में। तो ये था हमारी। साथ ही साथ पल्मनरी वेन से मैंने बता ही दिया कि दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है दैट इज ब्रोंकियल आर्टरी। जो ब्रोंकियल भी है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंका है, सब लंग्स के स्ट्रक्चर है, तो उसी से निकली ब्रोंकियल आर्टरी। ये क्या करेगी? इट सप्लाई टू लंग्स। जनरली तो मैंने लंग्स ही लिख दिया, लेकिन लंग्स के अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, आपकी जो प्लूरा मेम्ब्रेन हो गई, उसे सप्लाई करना, लंग्स में जो लिम्फ नोड्स हैं उनको सप्लाई करना, इसी का काम होता है। अब बोलोगे भाई ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा से। जो मैंने आयोटा बताया ना, पहले वो असेंडिंग होता है, फिर ऐसे यहाँ से निकला मान लो, तो ये असेंडिंग हुआ, फिर ये आर्च बनाई, फिर वो डिसेंडिंग होता है, और थोरेसिक रीजन का तो उसे बोला जाता है डिसेंडिंग थोरेसिक। वहीं से निकलती है आपकी ब्रोंकियल आर्टरी।
इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी या फिर वेसल्स हैव दी थिन वॉल। इनकी जो अगर हम देखें इस तरीके से, मान लो ये रही हमारी एक ब्लड वेसल, ये मान लो मैंने बना दी है सिस्टमिक ब्लड वेसल, ठीक है, ये रही सिस्टमिक ब्लड वेसल। तो सिस्टमिक ब्लड वेसल की जो वॉल हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी ब्लड वेसल होती है ना, इनकी बॉल एकदम थिन ही होती हैं। इस तरीके से जो इनकी बॉल रहेगी ना एकदम पतली रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव दी थिन बॉल्स। इसके अलावा अब क्योंकि ये पतली हैं तो कोई भी जगह पतली होगी तो इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा आएगी, तो दे हैव दी मैक्सिमम इलास्टिसिटी, ये हाईली इलास्टिक होती हैं। और अगर ये ज़्यादा इलास्टिक हैं तो ये क्या रहेंगी, ईजीली डिस्टेंसेबल। जैसे बहुत ही ईजिली हम समझें, जैसे एक रबर का ट्यूब होता है, जैसे वो गाड़ियों में डलता है ट्यूब, वो भी है, आप उसे कितना खींचोगे, थोड़ा सा ही खींचेगा, है रबर का ही। वहीं एक जो रबर बैंड होता है, जो रबर होती है ना यार, आजकल जहाँ आप मिल के लेने जाओ तो वो रबर कस के देते हैं, उसको खींचो, क्योंकि वो पतली है तो ज़्यादा डिस्टेंसिबल है, हम उसे ज़्यादा खींच सकते हैं, वही चीज़ है। इसके बाद और अगर हम देखें यहाँ पर, सो वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। ये सिंपल सी बात है, इसको समझाता हूँ। क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंसिबल है, रेजिस्टेंस होता क्या है कि जो भी इसमें ब्लड का फ्लो होगा जो उसे रोके, ठीक है। अब क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंसिबल है, अगर यहाँ ज़्यादा भी ब्लड आ रहा है तो ये फैल जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम ही लगेगा, तो यहाँ पर इसीलिए रेजिस्टेंस कम है। और क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ही कम है तो इनका जो प्रेशर रहेगा वो भी कम रहेगा। अब बोलोगे भैया इसकी डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। यहाँ पर सिंपल सी बात ही रही, हमारी पल्मोनरी वेसल, यहाँ से जो ब्लड का फ्लो हो रहा, ये ब्लड का फ्लो ही जो प्रेशर लगा रहा है इस वॉल पे, उसे ही हमने बोला पल्मोनरी ब्लड प्रेशर। मीन्स इट इज़ द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेसल्स। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लो प्रेशर है, इसमें प्रेशर बहुत ही कम होता है। अगर मैं पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर की बात करूं ड्यूरिंग सिस्टोल, तो जो पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर है ये होता है सिर्फ 25 mm ऑफ Hg, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। डायस्टोलिक और भी कम होता है, डायस्टोलिक होता है सिर्फ 10 mm ऑफ Hg। वहीं हम अगर आपके जो नॉर्मली में सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर हमने पढ़ा था उसकी बात करें तो जो हमारा सिस्टोलिक था वो था 120 और जो डायस्टोलिक था वो था 90। तो हमारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो सिस्टेमेटिक का है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो पल्मोनरी का है वो बहुत ही कम है। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो। रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे रेगुलेट करेंगे या अफेक्ट करेंगे और कैसे पल्मोनरी ब्लड फ्लो को, कि मतलब हमारे लंग्स में कितना ब्लड जाना है, वहाँ से कितना आना है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने बोला कि हम पल्मोनरी सर्कुलेशन को बोलते हैं लेजर सर्कुलेशन, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है आयोटा के थ्रू उसे ग्रेटर। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेटर है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, इसमें कम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट में हमारे जो दोनों वेंट्रिकल हैं, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड आयोटा में, ठीक है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन करता है, ये भी होता है 5 लीटर 1 मिनट में। और राइट वेंट्रिकल करता है इसी पूरा हमारा लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो ये ब्लड भी होता है 5 लीटर। ये दोनों ही सेम रहते हैं, जितना यहाँ उतना यहाँ। लेकिन लेज़र मैंने बताया ना क्यों बोला, क्योंकि वो पास पास सिचुएटेड हैं, तो कम ब्लड वेसल की ज़रूरत है, छोटी ब्लड वेसल की ज़रूरत है। वहीं जो सिस्टेमिक वाला है इसमें आपकी देखो सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, रेडियल, ब्रेकियल, कितनी सारी आर्टरी आ रही है, इतना लंबा, तो हम इसे बोलते हैं ग्रेटर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कुछ फैक्टर रहेंगे। सबसे फर्स्ट फैक्टर इसी से उठा लो, कार्डियक आउटपुट सबसे पहला फैक्टर है। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि आपका हार्ट कितना ब्लड को पंप कर रहा, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट। हम यहाँ मेनली राइट वेंट्रिकल का देखेंगे क्योंकि इसी से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आना है। तो ये जितना ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, सिंपल सी बात है, उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अगर आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स लंग्स में ज़्यादा ब्लड जाएगा। और अगर आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है सो पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो है इट ऑल्सो डिक्रीज। इसके अलावा जो कार्डियक आउटपुट खुद है ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हार्ट रेट हो गया, इसके अलावा हम बात करें तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो गया, और अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो गया जो मसल्स का होता है,
इसके अलावा वीनस रिटर्न। डिटेल में मैं इसीलिए नहीं बता रहा, हमने कार्डियक आउटपुट पहले ही कवर कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो जिसने नहीं देखा। जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज वेस्कुलर रेजिस्टेंस, वो तो पेरिफेरल था, वो इसको कवर कर रहा था। यहाँ एक और आ गया वेस्कुलर रेजिस्टेंस। कौन सा? पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस की जो पल्मोनरी ब्लड वेसल हैं, इस तरीके से वेसल है ना, इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा, अब इन्हीं से रेजिस्टेंस लग रहा है, ये वेसल इसको रोक रही हैं, तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो इसको रोक लेंगी तो फ्लो कम हो जाएगा। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। जब भी रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज, और रेजिस्टेंस जैसे ही डिक्रीज होगा ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो पाएगा। इसके अलावा जो हमारा थर्ड फैक्टर है दैट इज़ नर्वस फैक्टर। इसमें भाई एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही स्टिमुलेट होता है वो कॉज करता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, मीस ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जो डायमीटर ज़्यादा था उसे इस तरीके से अब धीरे धीरे कम कर देगा। तो जो यहाँ से ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा हो रहा था अब वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, डिक्रीज द फ्लो। वहीं अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, वो कॉज करता है इनका डायलिटेशन, धीरे धीरे इनके डायमीटर को इंक्रीज करता है, तो अब यहाँ से ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगेगा, मीन्स ब्लड फ्लो इंक्रीज। इसके बाद और हम देखें तो केमिकल फैक्टर्स, जिसमें हम बार बार बात करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर किसी भी पर्सन में हाइपोक्सिया हो गया, मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, या हाइपर कैपनिया मीन्स इंक्रीज इन CO2 कंसनट्रेशन, और CO2 जितना ज़्यादा, ये होता है वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल का डायलिटेशन कॉज करके डायमीटर बढ़ाएगा, फिर से ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, अलग से भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या, एक बहुत ही एक अच्छा फैक्ट आप लोग समझ सको, या एक इम्पोर्टेंट चीज़, नॉर्मल जो स्टैंडिंग पोजीशन है ना हमारी, ठीक है, अब होता क्या है कि ब्लड प्रेशर तो सही ब्लड वेसल में लग रहा, जो हमारे पैर में है, हाथ में है, लेकिन हमारा जो ब्लड प्रेशर है जो लोअर पार्ट में है वहाँ ज़्यादा होता है, और जो अपर पार्ट है स्पेशली हार्ट के लेवल के ऊपर, उनमें ब्लड प्रेशर कम होता है। कुछ ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलती है। लंग्स में भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अपर पोर्शन, मिडिल और लोअर, इसे हम एपाइकल जोन बोलते हैं, दूसरे को मिड पोर्शन जोन, और नीचे वाले को लोअर पोर्शन जोन। तो ऊपर क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, नीचे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पल्मोनरी ब्लड प्रेशर है, P फॉर ये यहाँ पर है ना, पल्मोनरी ब्लड प्रेशर लिखा है मैंने, ठीक है, और यहाँ पर AP है एल्वियोलर ब्लड प्रेशर, क्योंकि पल्मोनरी से जाएगा वो एल्वोलाई में, फिर वहाँ पर ब्लड की सप्लाई होगी। तो यहाँ जो अपर पोर्शन है, यहाँ पर आपका पल्मोनरी ब्लड प्रेशर और एल्वियोलर ब्लड प्रेशर दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, यहाँ तक कि कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी कि एल्वियोलर ज़्यादा होने लगा। तो देखो, होना तो ये चाहिए था कि पल्मोनरी ब्लड वेसल से जो आपका ब्लड है वो एल्वियोलाई में जाए, वहाँ की प्रेशर में जाए, लेकिन क्योंकि ये सिमिलर हैं और कई बार ये ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर कोई भी ब्लड का फ्लो नहीं होता। कहाँ से? फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इनटू दी एल्वियोलर, ऐसे आप लिख सकते हो, एल्वियोलाई। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। जो हमारा दूसरा पोर्शन है, अब देखो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पल्मोनरी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो एल्वियोलर प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, सिस्टोल के टाइम पे जो आपकी पल्मोनरी ब्लड वेसल है वो एल्वोलाई में ब्लड को पंप कर देंगी। लेकिन जो डायस्टोलिक प्रेशर रहेगा, डायस्टोल के टाइम जब हार्ट रिलैक्स करता है, उसकी फीलिंग होती है, तब ये जो प्रेशर है इससे कम होता है, किससे? एल्वियोलर से। तो अब यहाँ पर कोई भी यहाँ का ब्लड फ्लो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये कम हो गया ना। तो बीच बीच में ब्लड का फ्लो होगा ड्यूरिंग सिस्टोल। तो दूसरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो। सिस्टोल के टाइम पर ब्लड फ्लो होगा पल्मोनरी आर्टरी से एल्वोलाई में, डायस्टोल के टाइम नहीं होगा। जो एरिया नंबर 3 रहेगा ये लोअर पोर्शन, लोअर जोन, अब इसमें ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा होगा, जैसे मैंने बताया ना स्टैंडिंग पोजीशन में। तो यहाँ पल्मोनरी चाहे वो सिस्टोलिक हो या फिर पल्मोनरी डायस्टोलिक हो, दोनों ही जो प्रेशर हैं एल्वियोलर प्रेशर से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ड्यूरिंग सिस्टोल भी ब्लड का फ्लो होता है पल्मोनरी वेसल से एल्वोलाई में, ड्यूरिंग डायस्टोल भी ब्लड का फ्लो होता है पल्मोनरी वेसल से एल्वियोलाई में। इसीलिए इसे बोला जाता है एरिया ऑफ कॉन्टीन्यूअस ब्लड फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ज़्यादा थ्योरी लिखी नहीं है, शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा ही लिख सकते हो, है ना, कि इन एपाइकल जॉन 1 पल्मोनरी ब्लड प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ एल्वियोलर ब्लड प्रेशर, sometimes alveolar pressure is more than pulmonary blood pressure, so there is no blood flow from pulmonary
कैपिलरी और ब्लड वेसल इनटू द एल्वोलाई, हेंस इट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ जीरो ब्लड फ्लो। दूसरे में आप फिर से बता सकते हो कि पल्मोनरी ब्लड प्रेशर is higher compared to that of alveolar pressure, so blood flow increase during this, but pulmonary diastolic pressure is lesser compared to that of alveolar pressure, so blood flow decrease during this. Same as यहाँ नीचे वाले में pulmonary systolic pressure and pulmonary diastolic pressure both are greater than that of alveolar pressure, so there is continuous flow of blood from pulmonary capillary into the alveoli, hence this area is called as area of continuous blood flow. पूरा लिख देना इंग्लिश में तो ये सही रहेगा ना, बोर्ड में मैं कहाँ लिखता रहूँगा, पूरा बुक ही छप जाएगी फिर। तो नोट्स आप लोग भी ऐसे ही बनाया करो, हमारे पास मेथड होनी चाहिए कि क्या है, इतने से ही आप ये पूरा लिख सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, हम हाजिर हैं सॉल्व करने के लिए जितना हमसे बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।